बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज लास्ट टॉपिक है 11.13 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस दोनों को, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को, हम एक ही वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी। तो टाइम कांस्टेंट के लिए आपको जो पेपर में बार बार जो पूछे गए हैं वो है आर सी इज इक्वल टू टी। ये टी जो है टाइम कांस्टेंट है। ये आपके लिए प्रूफ करने के लिए देता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को आप प्रोडक्ट ले लो तो वो टाइम कांस्टेंट के बराबर आता है। इसको आपने प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड के बराबर हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। तो इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं या आपको यूँ भी पूछ सकते हैं दैट प्रूव दैट ओहम इनटू फेराड इज इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, इसको फेराड के साथ प्रोडक्ट ले लो, सेकेंड आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन में आता है। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम इसका ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आर इंटू सी है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ से आर का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये वी अपन आई आएगा। वी इज इक्वल टू आई आर। वहाँ से आर के वैल्यू निकालें तो वी अपन आई। इसका प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा कैपेसिटर इक्वेशन से, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी से, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। और वी का वैल्यू आप निकालना चाहें तो वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आएगा क्यू डिवाइड बाई वी आएगा सी का वैल्यू। ठीक है जी। यहाँ से वी और वी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया? क्यू डिवाइड बाई आई। ठीक है। और एक क्यू का वैल्यू क्या है जी? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी है। वो करंट का वैल्यू चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर है। तो यहाँ पे आई इंटू टी डिवाइड बाई आई। आई और आई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा जी? टाइम। इसका मतलब आर सी इज इक्वल टू टाइम के बराबर हुआ। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू किसके बराबर है जी? रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के। तो टाइम कांस्टेंट को हम यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नाउन एज टाइम कांस्टेंट। इसको एक और भी दो तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो डिफाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टाइम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी इज नाउन एज टाइम कांस्टेंट। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हम मान लेते हैं आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, उसको एक स्विच के साथ कनेक्ट है, और सीरीज में इसके साथ एक कैपेसिटर C कनेक्ट है, और साथ में रेजिस्टेंस R कनेक्ट है, जिसकी वजह से इसमें करंट जो फ्लो होगा I एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे, चार्ज इस कैपेसिटर पे बिल्ड अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इफ द स्विच इज क्लोज देन द चार्ज विल अप ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो इनिशियली जो चार्ज जीरो रहेगा जब स्विच जो है ओपन था, जैसे क्लोज करेंगे चार्ज जो बिल्डअप होके क्यू के बराबर पहुंच जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। लेकिन चार्ज इस तरह से बिल्डअप होगा, शुरू में बहुत फास्ट चार्ज होगा ये, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ज़्यादा जो है चार्ज जैसे फ्लो करके आएगा। जैसे जैसे इस प्लेट्स पे चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा, मज़ीद आने वाले चार्ज को ये रिपल करेगा, जिसकी वजह से चार्जिंग जो है वो चार्जिंग टाइम डिक्रीज होते जाएंगे। मीन्स एकदम से वो इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली जो चार्ज है वो बिल्डअप होना शुरू होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि शुरू में वो फास्ट चार्ज होते हैं, बाद में वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होते हैं, क्योंकि वो मजीद चार्ज को ये रिपल करता है। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि एक स्विच आपके साथ ऐसे कनेक्ट है जिसकी वजह से चार्ज बिल्डअप होना शुरू होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, शुरू में जो चार्ज था 0 था,
जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू जो चार्ज था वो क्यू नॉट के बराबर इस पे चार्ज आ जाएंगे। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, द स्विच इज क्लोज देन द चार्ज बिल्डअप ग्रेजुअली टू मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट। ठीक है, तो जब टाइम जीरो था चार्ज भी जीरो था, मान लो टी इज इक्वल टू जीरो थे, तो उस टाइम चार्ज का वैल्यू क्या था, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको जो टाइम इंक्रीज होते जाएंगे इस पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होगा और मैंने आपको बताया था वो एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करता है चार्ज का वैल्यू। द चार्जिंग प्रोसेस एग्जिबिट एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी, दी चार्जिंग प्रोसेस exhibit एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करेगा। और इस एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है किस हिसाब से वो इंक्रीज करता है वो है q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू के हिसाब से वो चार्ज इंक्रीज करेगा। देखें इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो आपके लेवल का नहीं है एफएससी में। इसका डेरिवेशन आप बीएससी जब करेंगे या आप बीएस करेंगे तो वहाँ पे आप इसको डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को कि एक्सपोनेंशियली इस पे चार्ज बिल्डअप होता है इस वैल्यू के हिसाब से। इसका लेंथी एक डेरिवेशन है। यहाँ पे आप यही याद रखो, ये जो चार्ज है उस पर बिल्डअप होने वाला चार्ज और ये मैक्सिमम चार्ज है 1 माइनस ई जो है एक्सपोनेंट है जिसकी पावर माइनस टी और आर सी के बराबर है। तो ये इस हिसाब से इंक्रीज करता है। यहाँ पे ई जो है, ई क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और जिसका वैल्यू है 2.71 है। ई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके बराबर होता है। हम मान लेते हैं इसका हमने क्योंकि ग्राफ ड्रा करना है चार्ज और टाइम के दरमियान, उसके लिए हम फर्ज करते हैं जो टाइम था, फर्ज करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 1 RC था। मीन्स फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पर चार्ज कितना डिपॉजिट उस पे ऊपर हो जाते हैं कैपेसिटर के ऊपर वो देखेंगे। तो टाइम t इज इक्वल टू 1 RC पुट करो, यानी फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के लिए q कितना बचेगा, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। देखें q इज इक्वल टू, एक इक्वेशन में करता हूँ बाकी मैं रिजल्ट लिख दूंगा। q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर, देखें t इज इक्वल टू माइनस तो यहाँ पे है, t की जगह पर हमने पुट कर दिया RC डिवाइड बाई RC। यहाँ से RC और RC का वैल्यू कैंसिल, तो आएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 आ रहा है, ई की पावर माइनस 1 को आप नीचे ले आओ तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई ई। यहाँ से ई का वैल्यू पुट कर दो, ई का वैल्यू एक्सपोनेंट है 2.71, तो यहाँ पे आपके पास चार्ज डिपॉजिट आएगा क्यू नॉट टाइम्स 63%, अगर आप इसको परसेंटेज वैल्यू में लेंगे तो। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ई का वैल्यू पुट किया एक्सपोनेंट का 2.71, तो यहाँ से आते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 63%, परसेंटेज में लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 भी हमने कर लिया है। इसका मतलब वन टाइम कांस्टेंट पर 63% जो है चार्ज डिपॉजिट हो जाते हैं कैपेसिटर पे। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइम कांस्टेंट पर कितना चार्ज डिपॉजिट होते हैं, उसका सबका मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो जस्ट वैल्यू लिखता हूँ उनके लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के लिए ही आपने लिखना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी के लिए वैल्यू आपने जहन में रखना है और ग्राफ ड्रा करना है। तो वैल्यूज मैं लिखता हूँ, देखें कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखा है। जब टाइम ज़ीरो था तो हमने यहाँ पे देखा ज़ीरो टाइम पे चार्ज क्या थे, ज़ीरो थे, टाइम ज़ीरो चार्ज ज़ीरो। जब टाइम बढ़कर 1 RC पहुंचा उस टाइम चार्ज का वैल्यू, Q का वैल्यू 63% ऑफ क्यू नॉट पहुंचा था। यहाँ से हमने वो प्रूफ भी कर लिया था। इसी तरह अगर आप टाइम को 2 RC पुट कर दो, यहाँ से t इक्वल 2 RC पुट कर दो तो 86% आएगा Q का वैल्यू। और टाइम को आप इसी तरह इंक्रीज करें, 3 पे आपके पास आ रहे 94%, 4 पे 98% और 5 पे 99% चार्ज जो है डिपॉजिट होना में आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो चार्जिंग का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाएंगे चार्जिंग टाइम। इसका मतलब अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना चाहें
देखिए 1 आरसी पे जब हम इस साइड पे टाइम रखेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस है उस पे हम चार्ज का वैल्यू रखेंगे, चार्ज किस हिसाब से टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो 1 आरसी पे 63% चार्ज डिपॉजिट हो रहा। इसका मतलब अगर आप इस वैल्यू का 63% ले लो तो देखें 50% इसके सेंटर में कहीं आएगा, 60% इधर कहीं आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, हाफ से थोड़ा ऊपर आएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कहीं आ जाएगा, तकरीबन इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप 2 आरसी पे देखें तो 83% है, तो मज़ीद ये थोड़ा सा 83% इधर कहीं आ जाएगा। और 3 आरसी पे देखें, 3 आरसी पे 94%, फिर 98%, फिर 99%, इस तरह से आएगा। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को मिलाओ एक ही लाइन से यहाँ से, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ ऐसे आएगा आरसी का जो ग्राफ है। ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप एक और कैपेसिटर ले लें जिसका आरसी का वैल्यू थोड़ा सा लार्ज हो, इधर हमने देखा जो आरसी है यहाँ से इधर तक है, फर्ज करो 5 आरसी था, उस टाइम जो वैल्यू इस तरह से आ रहे थे, हम मान लेते हैं जो आरसी है यहाँ 1 आरसी ही इधर से यहाँ तक वैल्यू है, 1 आरसी का वैल्यू हम 2 आरसी के बराबर ले लें, मीन लार्ज आरसी का कोई ना कोई कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ले लें। उस टाइम देखें क्या होगा, 63% इधर आ रहा था, हमें 63% यहाँ पे आ रहा था। उस टाइम 1 आरसी 2 आरसी के बराबर, लार्ज आरसी के लिए उस टाइम वैल्यू कहाँ पे आएंगे, 63%। अगर आप इसका निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 63%। ठीक है। फिर इसका वैल्यू इधर आप देखें तो ये आएगा, इधर कहीं आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह हिसाब से आगे जाएंगे। इसका मतलब लार्ज आरसी के लिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आता है ग्राफ। तो ये स्मॉल आरसी के लिए है, स्मॉल आरसी, और ये जो ग्राफ है वो लार्ज आरसी के लिए है। तो इसका मतलब जितना आरसी का वैल्यू स्मॉल होगा, जो ग्राफ है, जो उसका कर्व है, वो वाई की जो तरफ है वो बैंड हो जाते हैं, चार्जिंग टाइम वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। आरसी जितना स्मॉल होगा, आरसी जितना लार्ज होगा वो स्लोली चार्ज हो जाएगा। तो ये लार्ज आरसी और स्मॉल आरसी के लिए हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। फिर हम आ जाते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़, टाइम कांस्टेंट का एक और डेफिनेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। देखें, टाइम कांस्टेंट, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट कितना क्या था, 63% चार्ज डिपॉजिट होने के लिए जितना टाइम लगा वो आरसी था। तो इस टाइम कांस्टेंट को चार्जिंग के लिए हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखें, इससे हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट को, वो टाइम जिसमें 63% जो है टोटल चार्ज का 63% चार्ज उस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उस टाइम का नाम है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कैपेसिटर इन विच 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज डिपॉजिट ऑन द प्लेट्स। ठीक है। तो एक यहाँ से हम डिस्चार्जिंग के लिए एक और तरह से भी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। देखें, डिस्चार्जिंग के लिए हमने बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया है और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कनेक्ट है एक स्विच के साथ। जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे, ये जो कैपेसिटर के अंदर जो जितने चार्ज था वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा और डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो व्हेन फुली चार्ज कैपेसिटर बिगिंस डिस्चार्जिंग, जब टाइम 0 था, व्हेन t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर फुली चार्ज था, उस टाइम जो Q का वैल्यू है वो Q नॉट है, मैक्सिमम चार्ज के बराबर है। ठीक है। और ये जो चार्ज लेफ्ट है वो Q नॉट है, मैक्सिमम के बराबर है। लेकिन ये चार्ज डिक्रीज होना शुरू होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली ही ये चार्ज हुआ था, एक्सपोनेंशियली ही ये जो है डिस्चार्ज होगा। तो इट विल डिस्चार्ज एक्सपोनेंशियली।
देखेंगे किस हिसाब से होगा, इस इक्वेशन के हिसाब से। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका वैल्यू का इसका भी डेरिवेशन आप आगे जाकर बीएससी या बीएस करेंगे वहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ से ये इक्वेशन आपने जहन में रखना है। ये इस हिसाब से Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू के हिसाब से ये डिक्रीज करेगा। चार्जिंग के लिए भी हमने ये वैल्यू जो है वो अलग था, वो भी हमने कहा था, वो आपने आगे जाकर डिस्कस करना है। यहाँ पे जस्ट आपने इक्वेशन याद रखना है। हम मुख्तलिफ रिजल्ट देखेंगे जो टाइम की वैल्यू पर कितना चार्ज यहाँ पे बच जाएगा। तो मान लेते हैं जब टाइम था t इज इक्वल टू 1 RC, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज बचेगा वो देखना हो तो देखें Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी की जगह पर 1 RC आप जब पुट करेंगे 1 RC डिवाइड बाई ये RC है, RC और RC कैंसिल होगा, बचेगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 डिवाइड बाई ई होगा, ई की पावर माइनस 1 होगा जो कि डिवाइड में आ जाएगा। और आपको पता है ई का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, एक्सपोनेंट है, ये 2.71 है। इधर वैल्यूज पुट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज जो है आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा, जो कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 डिवाइड बाई 2.71 मल्टीप्लाई बाई 100% कर दो तो ये आएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 37%। इसका मतलब 1 RC पे जब टाइम 1 RC गुजरेगा उस टाइम 37% चार्ज उस कैपेसिटर पे रह जाएगा, बाकी सब डिस्चार्ज हो जाएगा 1 RC पे। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए हम 2 RC 3 RC के लिए जस्ट वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसी हिसाब से हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा पहला देखें जब 1 RC था तो 37% जो है चार्ज वहाँ पे लेफ्ट था। इसी तरह अगर आप 2 RC पुट कर दो यहाँ पे t की जगह पर 2 RC पुट कर दो तो 13% आएगा। इसी तरह 3 RC पे 5%, 4 RC पे 1.8 और 5 पे 0.6, इस हिसाब से वो चार्ज डिक्रीज होते जाएंगे। हमने क्योंकि ग्राफ ड्रा करना था तो मैंने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज लिखा है, आपने इस पे जस्ट एक ही RC पुट करके यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि 1 RC पे 37% चार्ज यहाँ पे रहता है तो मैक्सिमम चार्ज Q नॉट यहाँ तक था, इसका 50% आप ले लो तो इसके सेंटर में आएगा। 37% हमारे पास चार्ज है तो इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना चाहे तो ये आपके पास शुरू में चार्ज था Q नॉट, ये डिक्रीज होके पहुंचा है 1 RC पे कितना जी 37%, तो यहाँ पे कहीं होगा 37% जो चार्ज है इधर कहीं होगा। फिर 2 RC पे 13% मजीद ये डिक्रीज होके 13 इधर कहीं आ जाएगा। फिर 5% 3 RC पे 1.8 0.6 इस तरह से आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को पॉइंट्स को अगर आप मिलाओ तो इस तरह से ग्राफ इसका बन जाते हैं ऐसे RC के वैल्यू के लिए। ये था वैल्यू, हमने कोई स्मॉल RC लिया था, स्मॉल RC का वैल्यू हमने जस्ट यहाँ से इधर तक लिया था। हम अभी फर्ज कर लेते हैं RC का वैल्यू थोड़ा सा लार्ज है, यहाँ से 2 RC को हम मान लेते हैं 1 RC के बराबर है। लार्ज RC का कोई कैपेसिटर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का वैल्यू थोड़ा लार्ज आ रहे, उस टाइम जो ग्राफ कैसा आएगा तो यहाँ से इधर तक पूरा वैल्यू RC होगा तो उस टाइम 37% तो एज इट इज आएगा, इधर ही आएगा, 37% इधर ही आएगा, यानी ये 1 RC है, ठीक है जी। 2 RC पे वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो 2 RC यहाँ से इधर होगा, उस टाइम इधर कहीं आ जाएगा, ये मज़ीद डिक्रीज होगा या यहाँ पे आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को अगर आप मिलाओ तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ऐसे। ये किसके लिए है जी, लार्ज RC के लिए। तो RC जितना स्मॉल होगा, जो ग्राफ का वैल्यू है, कर्व है, वो y की तरफ बेंड हो जाते हैं। वो मतलब स्मॉल RC पे कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और लार्ज RC जिस कैपेसिटर का हो वो स्लोली डिस्चार्ज होगा।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा यहाँ पे एक एप्लीकेशन गिवन है, वो डिस्कस करके हम ये लेक्चर एंड करते हैं। देखिए एक एप्लीकेशन यहाँ पे गिवन है, वो है CDI, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग इग्निशन। ये बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका, ये मोटर्स में यूज़ होते हैं, टरबाइन्स वगैरह, स्मॉल इंजन्स जो पावर्ड एयरक्राफ्ट है उन सब में यूज़ होता है। इसका काम है लार्ज जो डिस्चार्जिंग टाइम है उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स वो जो चार्ज जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिवाइस है उसको ज़्यादा पावर मिलेगा। जैसे ही आपने जो उसको चार्ज कर दिया, फ़ौरन डिस्चार्ज होगा तो मज़ीद इसमें एनर्जी ज़्यादा इसको मिलेगा उस डिवाइस को, और वो जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे जो गाड़ियों में भी ये इस्तेमाल होते हैं, रेसिंग इंजन्स वगैरह उसमें, तो उसकी जो कैपेबिलिटी और इसका पावर सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन जो डिस्चार्ज है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इसको वर्डिंग आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।